Assalamu alaikum my dear students. Welcome in online biology class. Hope you all are fine. As we have started with the chapter plant growth and nutrition. So we have already started in this chapter and we have covered the maximum part of this chapter. So in this chapter plant growth and mineral nutrition, last lecture we have completed the growth curve. Then we have seen the different phases of growth, that is differentiation, de-differentiation and re-differentiation, and then we have seen the developmental stages. Now today we are going to see about the plasticity. So it is a very interesting phenomena in the plant. So we have to see in this plasticity about the actual concept of plasticity. So if we will talk about the plasticity, it is the capacity of being molded, formed or molded. So it is the ability of plants to form different kind of structure, that is to change in response to different environmental or internal stimuli in various phases of life. You might have seen the different examples of it. लाइक इन वी आर हैविंग कोरिएंडर, अलग अलग शेप की कोरिएंडर हम लोगों को जो है वो अपने घर में देखने को मिलती है. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी. सो मैनी ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशन. So this plasticity allows plant to alter their metabolism, growth and development to best suit their environment. जिस भी environment में वो रह रहे हैं उस हिसाब से वो अपने आप को modify कर लेते हैं. Particularly important aspect of this adaptation are the abilities to initiate cell division from almost any tissue of the plant and to regenerate lost organ or undergo different developmental pathways in response to particular stimuli. When plant cells and tissues are cultured in vitro, they generally exhibit a very high degree of plasticity, which allows one type of tissue or organ to be initiated from another type. Thus way, whole plant can be subsequently regenerated. So if we will talk about tissue culture, so over there organ development will also is a quality of the tissue culture technique. तो बहुत ही ईजीली हम लोग इस चीज़ को हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. एज आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ कोरिएंडर. सो इन दैट शेप हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलता है. सो इट इज़ वी कैन से टू इनिशिएट द सेल डिवीजन फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी टिश्यू ऑफ द प्लांट. तो वहाँ पे वो चेंज आ जाता है. सो जैसे कि एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कोरिएंडर, तो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है. जैसे कि जुवेनाइल स्टेज उसकी होगी, एडल्ट स्टेज होगी, एंड इफ इट इज़ इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो उसका शेप अलग होगा. और उसके अलावा अगर वाटर हैबिट, अगर मैं वाटर हैबिट वाली कोरिएंडर की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे उसका शेप जो है वो हमको अलग देखने को मिलता है. तो इस तरीके से एक ही प्लांट के अंदर हम लोगों को अलग अलग शेप्स जो नज़र आते हैं, दैट एबिलिटी इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. उसकी जो हम लोग लाते हैं अक्सर मार्केट से, हम लोग जो कोरिएंडर परचेस करके लाते हैं, आप लोग अगर नहीं अब तक ऑब्जर्व किए रहेंगे सो प्लीज़ उसको ऑब्जर्व कीजिए. तो आपको ये समझ में आएगा कि कोरिएंडर में अलग अलग वैरायटी होती है. कुछ बहुत ही छोटे छोटे पत्ते वाली होती है, कुछ एकदम बड़े बड़े उसके जो है वो लीव्स होते हैं, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का, ऐसा उसका जो है वो डिफरेंस हमको नज़र आता है. और कहीं कहीं ऐसे जैसे कि वाटर हैबिट की अगर है तो बहुत ही बारीक बारीक सी आपको जो है वो थिन फाइबर लाइक आपकी जो है वो लीव्स उसमें नज़र आएंगी. तो इस तरीके से वहाँ पे उसके शेप्स और उसका जो मॉड्यूल होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और मोल्डेड फॉर्म हम लोग उसको बोल सकते हैं. सो दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट और द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो इस तरीके से अलग अलग उसके जो लाइफ के फेजेस होते हैं, जैसे कि जुवेनाइल फेज है, एडल्ट फेज है, टेरेस्ट्रियल फेज है, हर फेज में उसका जो है वो लुक अलग होता है. सेम वे हम लोग ह्यूमन बीइंग की भी इसकी एग्जांपल देख सकते हैं. हमारा जो लुक जुवेनाइल फेज में यानी कि बचपन में होता है, देन एडल्ट फेज, एंड देन हमारी जो ग्रोइंग स्टेज होती है, ओल्ड एज स्टेज को जब हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ हमारा जो है वो कम्प्लीटली हमारा फिजिकल अपीयरेंस, अटायर हमारा सब कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. तो सेम वे में प्लांट्स आर ऑल्सो एग्जिबिटिंग द सेम प्रॉपर्टी एंड इट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी.
So more we can say about plasticity, that it is the ability of plant to follow different pathways and produce a different structure in response to environment and phases of life. As I said, 3 different phases: juvenile stage, adult stage, and that is the another one, that is the terrestrial habit if it is having. So in cotton हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉटन की भी और कोरिएंडर की भी. इन कॉटन एंड कोरिएंडर प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं. देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज हेटेरोफाइली. सो हेटेरो मीन्स डिफरेंट. सो यहाँ पे हेटेरोफाइली भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. सो द फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीफ ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज हेटेरोफाइली. कभी कभी हम लोगों को एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग लीव्स का शेप देखने को मिलता है. सो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज हेटेरोफाइली. ये जैसे कि सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हेटेरोफाइली की भी ले सकते हैं, यानी कि अलग अलग एक ही प्लांट से मेरा मतलब ये है कि उसकी जुवेनाइल स्टेज में अलग उसका शेप होगा, एडल्ट स्टेज में उसका अलग होगा, एंड देन कंप्लीटली जब वो मैच्योर हो जाता है उस वक्त उसका जो है वो शेप वहाँ पे अलग हो सकता है. तो यहाँ पे हम लोग सेम कॉटन और कोरिएंडर की ही एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं. So students, I hope you have understood the concept of plasticity. Now we will move further towards the next part of the chapter, that is growth hormones. Already you have heard about the term hormones. In your lower standard also you have studied about hormones of human beings, that you are aware about the different hormones that are regulating the functions of the body. So here we have to talk about the hormones in plants. So if we will talk about hormones, they are the biochemical reagents, or we can say the regulators, which regulate growth based on biological and environmental influences. Then we can take here the growth hormone as the plant hormones or plant growth regulators, or they are also called as phytohormones because they may having the influence of light also there, that's why the word phyto used. So they also regulate growth and development. And if we will talk about in plants, so they are mobile throughout the plant, means from the upper part to the lowermost part they can show its activity, and environment and stress responsive, so they may give strength to the plant to give a response towards the environmental issues or to deal with the stress what the plants have to bear. So let's talk more about the hormones. Here we have to see the different hormones that are present. So first we will see the definition of hormones. A hormone which stimulates growth in animal or plant cell, that is a substance that is stimulating the growth in animals as well as in plants, that is called as hormone. If we will talk about plant, so plant growth substances are biochemicals produced in plant, that is they are inbuilt or that is called as endogenous, or synthetic substances, that means we can apply artificially on the upper part, that's why it is called as synthetic substances, so to get applied on the plants externally, hence it is called as exogenous, which cause modification in plant growth and development. Nowadays you can see that many modifications we can see, big size of pumpkin and big size of all that capsicum and all, so that are just a response of the exogenous hormones we can say. So the plant growth substances produced by the plant are referred to phytohormones because here they may have the effect of light on it, hence the name is phytohormones. So in plants, if we will talk about hormones, so plant hormones are of two types, that is plant promoters that are promoting the growth to help the plant to grow more and more, and the next type is called as growth inhibitor. It means that inhibit the growth, जिसकी वजह से यानी कि ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो अगर सेक्रीट हो जाते हैं प्लांट में तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या कुछ हद तक वहाँ पे जो है वो रुकावट आ जाती है ग्रोथ में, hence it is called as growth inhibitors. So if we will talk about plant growth hormones, so they are of three types: ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड जिबरुलिन. दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ प्रमोटर्स बिकॉज इसकी मौजूदगी में, ये तीन हॉर्मोन्स की मौजूदगी में प्लांट्स के अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न इसको प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स कहा जाता है और ग्रोथ प्रमोटर्स कहा जाता है.
And if we will talk about the growth inhibitor, so if in plants ethylene और abscisic acid का production अगर ज़्यादा हो जाता है, so in that condition the growth will get hinder or we can say they may inhibit the growth, और यहाँ पे plant की growth जो है वो slow हो जाती है, hence it is called as growth inhibitor. It means it will not giving plants to grow. So we will see the general plant hormones as already we have seen in glance, that is auxins, gibberellins and cytokinins. They are the plant promoters we can say. So auxins will help in cell elongation, gibberellin will help in cell elongation along with cell division, and it also help in translated, or we can say to translate the growth in the plant, it also help out. Then if we will talk about cytokinins, so it is also helping in cell division and it inhibits senescence. Senescence means to stop to grow, मतलब प्लांट्स जब वो है ग्रो होना रुक जाता है, वो कंडीशन जो है वो senescence कहलाती है. तो साइटोकाइनिन senescence वाली स्टेज को रोकता है, दैट इज द रीजन उसको कहते हैं इनहिबिट senescence. नेक्स्ट कैटेगरी है प्लांट इनहिबिटर की, जिसमें जो है वो एब्सिसिक एसिड का पहला नाम आता है. एब्सिसिक एसिड इज द वन दैट इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, एंड इट इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन डॉर्मेंसी, दैट इंडक्शन ऑफ बड्स एंड सीड्स. आपको पता है कि सीड के अंदर एक डॉर्मेंट स्टेज आ जाती है जहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, तो एब्सिसिक एसिड की मौजूदगी की वजह से डॉर्मेंसी प्लांट में आ जाती है और सीड जो है वो डॉर्मेंट हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज द इथिलीन, सो इट प्रमोट्स सीनेसेंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया सीनेसेंस के बारे में, एंड एपिनेस्टी, एंड इट ऑल्सो फ्रूट राइपनिंग, यानी कि ऑटोमेटिकली जिसको विल्टिंग ऑफ लीफ बोलते हैं हम लोग, तो वो कंडीशन यहाँ पे आ जाती है. एंड फ्रूट राइपनिंग भी, बहुत जल्दी जो है वो फ्रूट राइप होके पेड़ पे ही जब खराब होने लग जाते हैं, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ इथिलीन वी कैन से. Now let's have a look on the historical background of the hormones. So auxin is the first hormone to be discovered in plants. Discovery of auxin date back to 19th century when Charles Darwin was studying tropism in plants. Tropism का एक concept होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. He exposed carinary grass coleoptile to unilateral light. He concluded that a growth stimulus is developed in the coleoptile tip and transmitted downwards to the growth zone. This has caused bending of the tip towards a light. तो ये कंसेप्ट होता है जिसमें ट्रोपिज्म यानी कि टाइप ऑफ वी कैन से अट्रैक्शन, फोटोट्रोपिज्म अट्रैक्शन टुवर्ड्स लाइट, जियोट्रोपिज्म अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रेविटी, लाइक दैट. So the Danish plant physiologist Boysen Jensen in the year 1910 cut off the coleoptile and inserted thin plate of gelatin between the tip and the cut stem. So he observed that coleoptile tip still bends towards unilateral light, यानी कि टिप कट भी कर दी जाए तो भी वो लाइट की तरफ ही अट्रैक्ट होता है. That is the phototropism we can say. Paul in the year 1990 cut off the tip of the coleoptile and replaced it asymmetrically on the cut coleoptile stump. So he observed that the coleoptile tip bent away from the side bearing tip even in dark. ओके, इमेज के थ्रू भी यहाँ पे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. टेक्स्ट बुक की ही ये इमेज मैंने यहाँ पे ली है, तो आप इसको टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो बाय कोरिलेटिंग विद द इमेजेस दैट इज गिवन डाउन. सो इन द ईयर 1928 FW वेंट, he successfully isolate natural auxins from Avena coleoptile tips. He cut off the tip and placed them on small agar blocks. Then after a certain period of time, he placed the agar blocks asymmetrically on cut coleoptile stump that caused bending. So he demonstrated the presence of substance which could diffuse into agar blocks. He went named this substance as auxin. तो यहाँ पे हमको ये चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टिप होती है प्लांट की, उस टिप के ऊपर ये ऑक्सिन्स मौजूद होते हैं. अगर हम लोग टिप को कट कर देते हैं तो कुछ वक्त तक वहाँ उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लेकिन जैसे ही दोबारा वो ऑक्सिन्स उस टिप पे क्रिएट होना शुरू होते हैं, देन अगेन दैट बेंडिंग विल टुवर्ड्स द लाइट विल स्टार्ट. तो ये टुवर्ड्स द लाइट जो वो प्लांट बेंड हो रहा है, वो उसका एक एबिलिटी है जिसको बोलते हैं ट्रोपिज्म. तो यहाँ पे अगर हम लोग फोटोट्रोपिज्म की बात करेंगे तो इट इज़ एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट. तो जहाँ भी उसको लाइट दिखेगी वहाँ पे वो बेंड होगा. इवन ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे था पॉल, उसने उसको जो है वो डार्क में भी रख के उसने ऑब्जर्व किया, तो वो ट्रोपिज्म का कंसेप्ट वहाँ पे भी उसको नज़र आया. जो कोलेप्टल टिप थी, इट बेंट अवे फ्रॉम द साइड बियरिंग टिप, जो भी उसकी टिप थी वहाँ से वो फिर से उसने बेंट वहाँ पे करना स्टार्ट किया इवन इन द डार्क. तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रोपिज्म का कंसेप्ट होता है दैट इज़ टोटली रिलेटेड विद द ऑक्सिन्स. So according to Thyman
and Pincus, that were the scientists in the year 1948. Plant hormones are organic substances produced naturally in higher plants affecting growth or other physiological functions at a site remote from its place of production and active in every minute. We can say optimum amount उसका जो है वो एक्टिव रहता है. Hormones are transported through phloem parenchyma. तो ये फिलिप्स ने 1971 में ये थ्योरी दी थी. इसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लांट में थ्रू आउट ये हॉर्मोन्स का ग्रोथ होता रहता है एंड विद द हेल्प ऑफ दीज हॉर्मोन्स ओनली प्लांट्स आर ग्रोइंग एंड बेसिकली जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू फ्लोएम पेरेनकाइमा. सो इट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स एक्चुअली. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्चुअल हॉर्मोन्स वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द ऑक्सिन्स. सो एज आई सेड इट इज़ अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. ऑक्सिन्स की वजह से ग्रोथ जो है वो इन्हांस होती है प्लांट की. तो ऑक्सिन इज़ अ प्लांट फर्स्ट प्लांट प्रमोटर वी कैन से. सो लेट्स हैव अ लुक इन द हिस्ट्री ऑफ और वी कैन से डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स. सो दिस वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहला हार्मोन था जो प्लांट में डिस्कवर किया गया इन द ईयर 1881 बाय चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन. सो दे रिपोर्टेड experiment on the response of growing plant to light associated to phototropic response. अभी जो हम लोगों ने देखा पूरा फ्लो चार्ट फॉर्म में वो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. सो इट अकर्स इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस. सो छोटा सा इसका कॉन्सेंट्रेशन भी इट इज़ इनफ फॉर इट्स एक्टिविटी. सो आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन दैट इज़ 40 mg और 33 गाल्स. ये उसका एक व्हाट वी कैन से एक पैरामीटर है जो इसको आइसोलेट किया गया था. सो ये फर्स्ट हिस्ट्री और इसकी हम लोग बोलेंगे कि डिस्कवरी इसकी कुछ इसी तरीके की है कि इसको जो है वो ह्यूमन यूरिन से उसका जो है वो इसको आइसोलेट किया गया एंड दैट वन वाज सफरिंग फ्रॉम पेलाग्रा. ओके, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ डिजीज वी कैन से. सो कॉगल एंड एच स्मिथ ने 1931 में इसको जो है वो आइसोलेट किया था फ्रॉम द ह्यूमन व्हाट वी कैन से दैट यूरिन से उसको आइसोलेट किया गया था. सो इन प्लांट्स इट इज सिंथेसाइजेस इन ग्रोइंग और वी कैन से टिप or meristematic region of the plant from where it is transported to other plant parts. The most common and important natural auxin is indole 3-acetic acid. It is called as IAA. Tryptophan is the primary precursor of IAA in plants. So it is the first hormone to be discovered in plants and is primarily responsible for cell elongation. It shows polar transport, basipetal transport in stem. Now synthetic auxins like IBA जिसको कि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड भी कहा जाता है, NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D पाइक्लोरो दैट इज़ फिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक्सेट्रा आर यूज. तो ये आर्टिफिशियल IBA NAA और 2,4-D ये जो है ये आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स है जिसको आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है. सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट द ऑक्सिन्स तो ये टिप पे मौजूद होते हैं एंड दे आर शोइंग द फोटोट्रोपिज्म. हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो है वो फोटोट्रोपिज्म का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया दैट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स द लाइट सनलाइट स्पेशली. तो उसकी जो टिप होती है वहाँ पे ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स जैसे ही जनरेट होना स्टार्ट होते हैं एंड वहाँ पे जो सेल इलोंगेशन होता है तो सेल इलोंगेशन के होते ही जो प्लांट की टिप होगी वो सनलाइट के टूवर्ड्स बेंड होना स्टार्ट होगी. तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग पॉटेड प्लांट को जो खिड़की में रखेंगे तो वो टूवर्ड्स द सनलाइट ही वो बेंड होता है. तो इट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच काइंड ऑफ ऑक्सिन्स और वी कैन से द ग्रोथ प्रमोटर. तो अगर हम लोग IAA मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो जैसे ही सनलाइट वहाँ पे उसके टिप पे पड़ती है सो द IAA molecule produced by the apical meristems are distributed evenly in the shoot and once the sunlight shines on the shoot at an angle the IAA molecules move to the far side and induced the elongation of cells on the side. तो इस तरीके से सेल elongation हो जाता है and as a result bend हो जाता है shoot towards the sunlight. तो जैसे ही ऑक्सिन्स अपना काम करना शुरू करते हैं बेंडिंग ऑफ द स्टेम का जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट हो जाता है. तो इस तरीके से जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है. ये एक्चुअली जो है वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो काम करता है अपना इन द प्लांट फॉर बेंडिंग ऑफ द व्हाट वी कैन से द शूट ऑफ द प्लांट. Now let's have a talk about the physiological effects and application of auxins.
ऐसे तो जो ऑक्सिन्स प्लांट के टिप पे मौजूद होता है, बट थ्रू आउट द प्लांट उसका इफेक्ट जो है वो चलता रहता है. सो द प्राइमरी इफेक्ट इज सेल एनलार्जमेंट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बेसल पार्ट उसका जो होता है वो सेल डिवीजन से होता है, सेल एनलार्जमेंट से होता है. तो फर्स्टली व्हेन द इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वहीं से जो है वो ऑक्सिन का रोल स्टार्ट हो जाता है. सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, ग्रेडियंट्स ऑफ ऑक्सिन गाइड द पैटर्निंग ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द पार्ट्स दैट विल बिकम द ऑर्गन ऑफ द प्लांट. जैसे कि बेसिक पार्ट ये होता है कि कौन से सेल को, कौन से पार्ट को किस में कन्वर्ट होना है. से हु विल गोइंग टू डेवलप इन अ फ्रूट और इन अ फ्लावर. सो लाइक दैट वहाँ पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको गाइड करने का काम वहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिन्स करते हैं. देन नेक्स्ट इज द एपिकल डोमिनेंस. जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दी कि अगर हम लोग प्लांट की टिप को ही अगर कट कर देते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ कुछ हद तक रुक जाती है. सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस. So growth of the shoot apex, that is the terminal shoot, usually inhibit the development of the lateral bud on the stem beneath. So this phenomena is called as apical dominance. टिप पे जो है ये एपिकल डोमिनेंस का फैक्टर हम लोगों को देखने को मिलता है. कोई भी प्लांट की जो टिप होती है वहाँ पे उसके जो है वो डेवलपमेंटल और लेटरल बड्स उसके जो मौजूद होते हैं. तो इस लेटरल बड को अगर हम लोग कट कर देते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ जो है वो कुछ हद तक रुक जाएगी. ऐसा नहीं कि ग्रोथ हमेशा के लिए वहाँ पे रुक जाती है, अनटिल द नेक्स्ट ऑक्सिन्स विल डेवलप इन इट. तो जैसे ही वहाँ पे दूसरे ऑक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं फिर से वहाँ पे जो है वो ग्रोथ प्लांट की शुरू हो जाती है. सो दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस. तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं. अगर आपके घर पे प्लांट हो तो सिंपली आप उसकी टिप को जो है वो थोड़ा सा कट कर दो एंड देन यू विल ऑब्जर्व कि कुछ वक्त तक उसके अंदर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी. एंड अगेन जैसे ही उसके अंदर ऑक्सिन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं फिर से वो ग्रोथ वहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाती है. देन नेक्स्ट वन इज द फ्रूट डेवलपमेंट. सो पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स ऑफ एंजियोस्पर्म इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ सीड. जैसे कि ये कॉमन प्रोसीजर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में. एज द सीड मैच्योर they release auxins to the surrounding flower parts which develop into the fruits that converts the seed. आपको पता है कि फ्लावर से ही सीड बनता है. ओके तो जैसे ही वहाँ पे सीड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, सीड जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से वो ऑक्सिन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं टू द सराउंडिंग फ्लावर्स प्लांट. तो इस तरीके से वहाँ पे जो है वो ये फ्रूट से सीड का कन्वर्जन हो जाता है, फ्रूट का, दैट कन्वर्ट्स द सीड. आपको पता है कि पहले जो ग्रोइंग स्टेज होती है प्लांट की, फ्लावर डेवलप होता है एंड फ्रॉम दैट फ्लावर फ्रूट फॉर्मेशन होता है एंड फ्रूट के इनसाइड जो है वो सीड होगा. तो ये जो सारा कन्वर्जन है उसको भी कंट्रोल करने में वहाँ पे ऑक्सिन्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है. सो ऑक्सिन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स टू. ऑक्सिन इंड्यूसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, हेंस यूज्ड इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रोड्यूस कैलस. आपको पता है कि जो टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ पे हम लोग जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लेते हैं तो उस ब्रॉथ में ऑक्सिन्स भी वहाँ पे डाले जाते हैं. वाई? बिकॉज इट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट, जिसकी वजह से वहाँ पे टिश्यू कल्चर में प्लांट की ग्रोथ में और कैलस फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हमको मदद मिलती है. Next application of auxin is sex expression. It means if number of flowers are more of male flowers, तो उसका हमको अगर कन्वर्ट करना है फीमेल फ्लावर में तो वहाँ पे भी हम लोग ऑक्सिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ऑक्सिन्स इफ दे इंड्यूस्ड द चेंज ऑफ सेक्स रेशियो ऑफ द फ्लावर्स दैट इज टूवर्ड्स फीमेलनेस, सो दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स. तो वहाँ पे भी हम लोग जो है वो ऑक्सिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इन फीमेल फ्लावर वी नो दैट कार्पल इज प्रेजेंट एंड दैट इज हैविंग द गाइनोशियम और वी कैन से द ओवरी. तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्रूट प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में. तो इसीलिए फीमेल फ्लावर्स का जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो उस कंडीशन में अगर फीमेल फ्लावर्स की शॉर्टेज हो जाती है तो उस कंडीशन में ऑक्सिन्स का इस्तेमाल करके हम लोग मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्स एक्सप्रेशन. Next application of auxin is to induced parthenocarpy. So the seedless fruits like orange, lemon, grapes, banana, etc. are produced by application of auxin, that is called as induced parthenocarpy. सो बाय दिस वी कैन से दैट पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है. फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पार्थिनोकार्पी के बारे में पढ़ चुके हैं. दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द सीडलेस फ्रूट. तो आर्टिफिशियली अगर हम लोगों को सीडलेस पपाया फॉर्म करना है और सीडलेस व्हाट वी कैन से एप्पल अगर हमको फॉर्म करना है, सो वी कैन अप्लाई आर्टिफिशियली ऑक्सिन्स ऑन द प्लांट सो दैट वी कैन गेट द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट.
Auxins may also deal with two important concepts in the plant, that is the development of the flower, that is called as inflorescence, and the root the germination or root formation we can say. So inflorescence जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्रोपिटल सक्सेशन और बेसिपिटल सक्सेशन, यहाँ पे दो तरह का हम लोगों को जो है वो कंसेप्ट देखने को मिलता है. तो यहाँ पे IAA दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक ऑक्सिन है, तो वो इस तरह के कंसेप्ट में जैसे कि फ्लावर फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन में यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ऑक्सिन्स अपना काम करता है. सो हाइपोकोटाइल बेसिपिटल IAA ट्रांसपोर्ट हम लोग इसको बोलेंगे जब ये अपर पार्ट में काम कर रहा है, एंड रूट एक्रोपेटल और IAA ट्रांसपोर्ट फॉर द जर्मिनेशन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट हम लोग बोल सकते हैं जब ये डाउनवर्ड काम करता है. तो इस तरीके से जो है वो फ्लावरिंग में और उसके अलावा रूट फॉर्मेशन में भी इंडोल एसिटिक एसिड का एक बड़ा रोल होता है. So it was about the auxins that are produced naturally in the plant, but if we will talk about the artificial auxins जैसे कि NAA2,4-D हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में. So the foliar spray of NAA that is naphthalene acetic acid and 2,4-D induces flowering in lychee and pineapple. Likewise it prevents premature fruit drop in apples. आपको पता है कि कभी कभी प्लांट्स में ऑटोमेटिकली फ्रूट्स जो है वो ड्रॉप हो जाता है बिफोर इट गेट मैच्योर, तो ऑक्सिन्स की मदद से उसको रोका जा सकता है. प्योर्स इन ऑरेंजेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, जैसे कि एब्सिशन लेयर फॉर्म हो जाती है प्लांट में, तो उस एब्सिशन लेयर की वजह से वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, एब्सिशन हो जाता है, एब्सिसिक एसिड वहाँ पे डेवलप हो जाता है जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स अप्लाई किए जाते हैं. ऑक्सिन्स प्ले अ रोल इन इलोंगेशन ऑफ सेल. इट इज़ नोन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है प्लांट के लिए, बिकॉज रेस्पिरेशन इज मस्ट फॉर प्लांट. सो बाय यूजिंग आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स वी मे इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ऑक्सिन ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड एंड प्रमोट क्विक जर्मिनेशन, जैसे कि मैंने आप ऑलरेडी इस बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि कैसे प्लांट में डॉर्मेंसी आ जाती है. हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये देख चुके हैं. तो वहाँ पे ऑक्सिन्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं सीड के ऊपर, तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो है वो उसको इस केपेबल हम लोग बना देते हैं सीड को, सो दैट इट मे रिड अवे ऑफ द डॉर्मेंसी. तो इस तरीके से डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए और क्विक जर्मिनेशन करने के लिए सीड्स को सोक करके रखा जाता है आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स के सोल्यूशन में. कॉल्चिसिन नाम का एक सोल्यूशन है, आई थिंक मैं ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुकी हूँ अपने रेगुलर लेक्चर्स में, आई थिंक लास्ट ईयर. तो कॉल्चिसिन के सोल्यूशन में अगर हम लोग फ्रूट को या सीड को डिप करके, सीड को एक्चुअली डिप करके रखते हैं और उसके बाद फिर वो सीड को सो करते हैं, तो उस कंडीशन में वो सीड में डॉर्मेंसी भी नहीं आने पाती एंड वो क्विकली जर्मिनेट हो जाता है. एंड देन उसके बाद जो उसके अंदर फ्लावरिंग और उसके बाद जो फ्रूटिंग होगी उसका भी साइज जो है वो नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है. सिंपली अगर हम लोगों को बड पे अगर कोई फ्लावर बड ग्रो हो चुका है एंड देन उसके ऊपर हम लोग कॉटन सोक्ड कॉल्चिसिन का उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उससे जो हमको फ्रूट मिलेगा वो एक्चुअली जो है वो अपने नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ा होगा. तो आप लोग देख रहे हो कि आजकल मार्केट में जो है वो एकदम बड़े बड़े साइज़ के वाटरमेलन आ रहे हैं और बड़े बड़े साइज़ के पपायाज और उसमें वेजिटेबल्स में हम लोग देखेंगे तो कैप्सिकम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी शेप की होती है. कई बार आपने देखा होगा कि पम्पकिन जो है वो फार्मर पम्पकिन के ऊपर बैठ के फ़ोटो डालता है कि इतना बड़ा पम्पकिन उसने ग्रो किया है. सो ऑल दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट और वी कैन से द ग्रोथ हॉर्मोन्स. तो ऑक्सिन्स जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑक्सिन्स हैं उनकी मदद से ये सारी चीज़ें जो है वो आज एग्रीकल्चरल फील्ड में पॉसिबल हैं. So students, I'm going to stop here because I think this much is enough for today, and I think I gave you a very detailed explanation about auxins. काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको उस ताल्लुक से दी है, तो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. देन टू यू गो थ्रू द एंटायर कंटेंट वट एवर इज़ गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू कोरिलेट दिस विथ वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू. एंड स्टिल इफ विल बी हैविंग एनी डाउट सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स. So inshallah in next lecture we will be going to discuss the another important growth hormones whatever we have seen in a glance today. So till that you just go through the one what we have completed. Okay, so take care. Assalamu alaikum.